रूट प्रक्षेप या परंपरागत प्रक्षेप में दो मुख्यतः पढ़ेंगे। एक तो सिनुसाइडल और दूसरा मोलविड प्रक्षेप। क्या हुआ? वो इनके ही संशोधित रूप है, विच्छिन्न वाले इनके ही संशोधित रूप है, मोलविड विच्छिन्न के या सिनुसाइडल विच्छिन्न के। तो इनमें प्रधान जो देशांतर रेखा वो एक ही मानी जाती है और उनमें हर महाद्वीप के लिए अलग अलग मानी जाती है, उनमें हर महाद्वीप के लिए अलग अलग मानी जाती है। ये इतना ही फर्क है, इसलिए अलग अलग मानी जाएगी। तो इसका मतलब उसमें बीच बीच में तोड़ दिया जाएगा, बीच बीच में तोड़ दिया जाएगा, बीच बीच में गैप दे देंगे, बीच बीच में गैप दे देंगे, ये होगा। तो ये दो रूट प्रक्षेप पढ़ेंगे मुख्यतः, सिनुसाइडल और मोलविड प्रक्षेप। क्या हुआ? हाँ, जो विच्छिन्न वाला है, हाँ विच्छिन्न वाले में बीच में गैप आ जाएगा। भी अपन ये पढ़ेंगे तो ये ऐसे पढ़ेंगे पूरा मानव घोड़े के रूप में, और उनमें जैसे ये पढ़ेंगे पढ़ते हैं ये पढ़ेंगे बीच बीच में, जैसे ये बन गया ना, ये पढ़ेंगे उनमें, उनमें ये बीच में गैप आ गया ऐसे, उनमें ये ऐसे पढ़ते हैं और ये पूरा एक साथ रहते हैं। तो ये बनने की विधि वही है, उनमें प्रत्येक के लिए अलग अलग महाद्वीप के लिए अलग अलग जो देशांतर है, प्रधान देशांतर, वो अलग अलग मान ली जाती है, वो अलग अलग मान ली जाती है। ये पढ़ लोगे तो वो पकड़ लोगे, उनमें जो विशेषता आप खुद पढ़ोगे ना तो भी उनकी विशेषता आप पकड़ लोगे कि इनमें क्या अलग है। हाँ एग्जाम में क्यों देखना है, फिर बाद में पढ़ाना ही तो है। भी आप सीख रहे हो तो इसका मतलब आपको भी सिखाना है किसी को। वो दिमाग में मत सोचो कि अपने एक बार मास्टर बन जाए फिर मजे मजे ये सोच लो कि अपने को जितना आ रहा उतना सिखाने की कोशिश करेंगे। इस सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, कोशिश तो सरकारी मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ज्यादातर सोच क्या होती है कि एक दो चार साल बाद में कि यार कौन पढ़ेंगे, ठीक है मजे करते हैं, अपने पेमेंट तो आ ही रहा है। और ऐसे ही आ रहा है तो फिर धीरे धीरे सरकारी स्कूल में आप पढ़ाओगे नहीं तो सरकारी स्कूल में बच्चे आना बंद हो जाएंगे, और बच्चे बंद आना हो जाएंगे तो नौकरी बंद हो जाएगी। भी आपको तो नौकरी मिल रही है लेकिन आपके छोटे बहन भाइयों को, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय के अंदर कि सरकारी स्कूल में मानो कि स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो गई तो गवर्नमेंट फिर छटनी करेगी। छटनी का मतलब फिर 50 साल 45 साल जैसे अभी चल रहा है ना कि 55 साल वालों को रिटायरमेंट कर दो, 50 वाले को रिटायरमेंट कर दो, फिर यही करेंगे कि फिर स्कूलों में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कि इतने मास्टरों क्या करेंगे कि 50 से ऊपर वालों को जबरदस्ती रिटायरमेंट करा दो, और ज्यादा हो गए तो 45 वालों को करा दो। और 45 में रिटायरमेंट दे दिया, 50 में रिटायरमेंट दे दिया तो फिर कहीं कहीं नहीं रहेंगे। अभी इस उम्र में और तो कुछ काम कर सकते हैं ना, भी इस उम्र में अपने कोई साथी होते हैं वो नहीं लगते हैं तो वो कोई दूसरा धंधा पकड़ लेते हैं। उनकी हालत देखो, जो एक दो साल विद्यार्थी मित्र रह गए थे वो आज कहीं के नहीं रहे, क्योंकि वो इनको इधर का चस्का आ गया, अब वो और जॉब और नहीं कर पा रहे। इसलिए फिर तो ये मत सोचना कि अपन सिखाएंगे नहीं, यही सोच रखनी है कि अपने को सिखाना जितना है भी अपने। मैं तो ये मानता हूं कि गवर्नमेंट टीचर उसको जितना नॉलेज है, जो बैक डोर एंट्री नहीं है, बैक डोर एंट्री वालों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बैक डोर एंट्री नहीं है, और जो ईमानदारी से लगा हुआ है वो यदि 50-60% यदि अपना दे दे तो प्राइवेट स्कूल वाले उसके कुछ नहीं टच होते। 50% ही दे दे ना तो प्राइवेट स्कूल वाले उसके टच नहीं होंगे, ये मेरे को ध्यान में। हाँ भी उन 50% देते तो फिर टच नहीं होते हैं। तो अपन दो प्रक्षेप अपन रूट में पढ़ेंगे, सिनुसाइडल और मोलविड। पहले अपन सिनुसाइडल देख लेते हैं और फिर मोलविड देख। सिनुसाइडल प्रक्षेप,
प्रक्षेप या ज्यावक्रीय प्रक्षेप। ज्यावक्रीय प्रक्षेप, ज्यावक्र किस में आ रही थी? बोन प्रक्षेप में आ रही थी, तो उसी का ही संशोधित रूप है सिनुसाइडल। भी इसका पहली बार प्रयोग करने वाला विद्वान था सैमसन निकोलस, और फिर फ्लेम स्ट्रीट ने 50 साल बाद में और इसका उपयोग किया था, इसलिए इसको सैमसन फ्लेम स्ट्रीट प्रक्षेप भी कहते हैं। और ज्यावक्र का प्रयोग होने के कारण, सिनु कर्व का प्रयोग होने के कारण इसको सिनुसाइडल या ज्यावक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। सिनुसाइडल प्रक्षेप का अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो सैमसन ने इसका सर्वप्रथम, सैमसन निकोलस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर उसके कुछ समय बाद में, लगभग 50 साल बाद में, ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्लेमस्टीन ने इसको वापस प्रयोग किया, इसलिए दोनों के नाम पर इसका नाम सैमसन फ्लेमस्टीन प्रक्षेप भी कहा। ज्यावक्र रेखाओं का प्रयोग होने के कारण या सिनु कर्व का प्रयोग होने के कारण इसे सिनुसाइडल या ज्यावक्रीय प्रक्षेप कहते हैं। ये बोन प्रक्षेप को संशोधित करके बनाया गया है। बोन प्रक्षेप को संशोधित करके बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सा प्रक्षेप है बोन का संशोधित रूप है? सिनुसाइडल प्रक्षेप है, बोन का संशोधित रूप है। बोन में क्या पढ़ रहे थे? एक अक्षांश को मानक माना, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं मानक हो गई, तो इसमें भी कह सकते हैं ये विशेषता, इसमें भी ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब सभी अक्षांश मानक हो जाएगी, तो इसका मतलब सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध होगी ना, तो शुद्ध आएगी। भी अपन सामान्य बात करें, सभी अक्षांश रेखाएं, विशुद्ध रेखा को तो मानक देशांत रेखा मानेंगे, इसका मतलब वो तो शुद्ध ही है, और सभी अक्षांश भी मानक के समान ही होगी, इसलिए सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध आएगी। और देशांत रेखाएं सिनु कर्व की होगी बाहर की ओर फैली होगी, इसका मतलब लंबी होगी वास्तव से, तो इसका मतलब उनकी मापनी शुद्ध आएगी, बड़ी हुई आएगी। लेकिन इनमें एक ऐसा गुण विकसित हो जाता है कि जो कोष बनता है वो कोष ग्लोब के कोष के बराबर ही आ जाता है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। क्षेत्रफल क्या है? शुद्ध आ जाएगा इसमें। तो अपन क्षेत्रफल शुद्ध आएगा, तो सम क्षेत्रफल भी, अनुरूप क्षेत्रफल या सम क्षेत्रफल, अनुरूप आकृति है तो इसका आकृति शुद्ध है। तो सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, इसमें आपको आरएफ दिया होगा, आरएफ जो भी दिया है 1:350 ले लेते हैं। फिर क्या करना? आर का मान ज्ञात करना, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो वही सूत्र, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अर्धव्यास बटावा आरएफ का हर, आर बराबर 635 बटावा 350, तो अपने पास में आ गया 1.8 सेंटीमीटर। अब अपने को विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है तो आर बराबर, विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर, विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर, इसका मतलब 2 × 22/7 पाई का मान इंटू आर है 1.8, तो इससे अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.31 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? 2 पाई आर ज्ञात किया है, इसका मतलब जहां पर भी 2 पाई आर ज्ञात कर रहे थे वहां पर विश्वत रेखा की मापनी क्या आई थी? शुद्ध आ गई ना, विश्वत रेखा की मापनी शुद्ध आ गई, तो इसमें विश्वत रेखा की मापनी शुद्ध है। विश्वत रेखा की मापनी इस प्रक्षेप में शुद्ध है, ठीक है। फिर विश्वत रेखा की इसमें मापनी शुद्ध है। अब विश्वत रेखा किस अंतराल में अपन विभाजित करेंगे? तो अपन पढ़ रहे थे कि 2 पाई आर इंटू अंतराल बटावा 360, तो 11.31, 2 पाई आर का मान 11.31 इंटू अंतराल 30 डिग्री ले लेते हैं और 360 डिग्री, तो अपने पास में 0.94 सेंटीमीटर विभाजन आ गया। 0.94 सेंटीमीटर का विभाजन अपने को करना। आगे बढ़ते हैं।
अब आपको 1.8 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचनी है और उस पर क्या करना है, चतुर्थांश बनाना है। और उसमें आपको जो अंतराल दिया हुआ है 30-30 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है, 30-30 डिग्री के कोण बनाने हैं। और 15-15 का दिया है तो 15-15 के, जिसे अपन 30-30 के बनाते हैं, 30 और ये 60, ठीक है। और ये चाप लिया, यदि आप अंतराल 30 का रखना चाहते हो तो ये, और क्या करना है, ये 30 का दिया हुआ है तो ये, और फिर यहाँ पे लंब डालने। ऐसे लंब प्रत्येक अक्षांश पे किसमें, बोन में भी डाले थे ना, और बहुशंकु में भी डाले थे, लेकिन बहुशंकु में तो सारी को ही मानक माना था, इसमें अपन एक को मानते हैं। उसमें तो जैसे 45 को माना था, इसमें विषुवत रेखा को मानेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये आ गया अपने पास में, तो विषुवत रेखा खींच देंगे अपन। 11.31 सेंटीमीटर की क्या कर देंगे, विषुवत रेखा बना देंगे। 11.31 सेंटीमीटर की विषुवत रेखा बना, थोड़ी सी नीचे बनाए। 11.31 सेंटीमीटर की विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को 0.94 के क्या करने हैं, 12 भाग करने हैं। या 30-30 का अंतराल है तो ये भी ले सकते हैं दूरी, ये दूरी भी आप प्रकार में लेके विभाजन कर सकते हो, तो भी बराबर 12 ही आएंगे। यदि आपने 1.8 सेंटीमीटर की ये रेखा खींची है फिर बनाया ना, तो ये ले लेना, वही दूरी आएगी। तो आप इसके 12 भाग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप ये कर दिया, फिर आप इस पर आप एक सीधा लंब डाल दोगे, और यही दूरी 30-30 का अंतराल रखना है, तो ये सेम दूरी, यही दूरी या 0.94 की दूरी लेके ये पहला चाप आप काट दोगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। दूसरा काट दोगे यहां पे तो ये 60, और तीसरा काट दोगे 90 पे, ये 90। इधर भी 30, 60 और 90, ये हो जाएगा। भी पहले तो आपको क्या करना है, अपन ने 2πr निकाला था 11.31, वो 11.31 जो भी 2πr का मान आए वो लंबाई रेखा खींच देनी है, और फिर उसको आप अंतराल जितने का रखो तो उस हिसाब से उसको 12 बराबर भागों में विभाजित करना है। 12 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो ये 12 अपन विभाजित कर दिया। फिर आप या तो इस विषुवत रेखा के आदि नाप के रेखा खींच दो, या बिना नाप की खींचोगे और उसमें एक एक भाग किया है उतने ही भाग आप करोगे, तो क्या होगी, विषुवत रेखा की आधी लंबाई आ जाएगी, विषुवत रेखा की आधी लंबाई आ जाएगी। देखो विषुवत रेखा पर ये 12 भाग है और इस पे कितने हैं, 6, बराबर ही भाग के हैं, इसका मतलब बराबर आधी होगी ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किस प्रक्षेप में किस प्रक्षेप में प्रधान देशांतर और विषुवत रेखा का विभाजन एक ही माप के द्वारा किया जाता है, तो किस प्रक्षेप में किया, सिनुसाइडल में। और किसमें, विषुवत रेखा जितनी थी उसकी आधी लंबाई की कौन सी थी, समदूरस्थ। समदूरस्थ बेलनाकार में भी यही था, तो उसमें भी ये बात लागू हो सकती है, उसमें भी ये बात लागू हो सकती है। बीच में विषुवत रेखा खींच दो, फिर या तो इस विषुवत रेखा की आधी लंबाई करके उसको बीच से यहां, वो थोड़ा काम टफ रहेगा क्योंकि बीच में लेना, आधी ऊपर रखना, आधी नीचे रखना, वो थोड़ा टफ रहेगा। तो बिना नाप की एक रेखा खींच दो और उसको भी इसी माप से कोण से विभाजित कर दो, आगे अपने आप ही मिटा देना। तो ये 30-30 के 30, 60 और 90 आएगा, इधर भी 30, 60 और 90 आएगा, ये हो जाएगा। अब ये आ गया, इसका मतलब यहां पर आप अक्षांश रेखाएं खींच दो, ये खींच दी, इसका मतलब अक्षांश रेखाएं बराबर दूरी पे ही है, अक्षांश रेखाएं
बराबर दूरी पे है। सरल समांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांश और प्रधान देशांत रेखा एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, और विषुवत रेखा शुद्ध है और प्रधान देशांत भी विभाजित किया है, इसका मतलब वो भी शुद्ध आएगी, वो भी शुद्ध आएगी मापनी। अब देखो ये जो 30 डिग्री और 60 वाली है, 30 वाली पे ये माप लेके 12 भाग कर देने, 6 इधर 6 इधर, और 30 वाले पे ये दूरी लेकर, जैसे बौन प्रक्षेप पे किया था ना, बौन प्रक्षेप में ये दूरी लेके इन अक्षांशों का विभाजन किया था, वैसे इसमें कर देना। जैसे मानो 60 है, 60 पे ये दूरी लोगे और 6 भाग इधर और 6 भाग इधर हो जाएंगे, और इस पे 60 वाली पे ये लोगे, 6 भाग इधर हो जाएंगे, 6 भाग इधर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी वही ये दूरी ले लेनी और विभाजन कर दें, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 6, ये विभाजन कर दे। अब जैसे बौन प्रक्षेप में मिलाया है वैसे इसमें मिला दे। इसका मतलब यहां देखो सभी अक्षांश रेखाओं का विभाजन किया है कि कहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरेगी, तो सभी अक्षांश की मापनी क्या आएगी, शुद्ध आएगी ना। वे आपको पढ़ाते समय पता है कि प्रत्येक अक्षांश रेखा में देशांतर रेखा किस जगह से गुजरनी है, तो उसका निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी है, तो इसका मतलब प्रत्येक अक्षांश की मापनी शुद्ध होगी। देशांतर रेखा पर भी ये देशांतर रेखा थी, इस पे भी कहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरेगी उसका निर्धारण किया था, इसका मतलब प्रधान देशांतर की भी मापनी शुद्ध होगी। मापनी शुद्ध कहां कहां है वो पता चल गया ना, सभी अक्षांश का अपन विभाजन कर रहे हैं, इसका मतलब सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है। देशांतर का विभाजन किया है, इसका मतलब देशांतर की भी मापनी शुद्ध है। तो मापनी तो शुद्ध यही है, बाकी आएगी नहीं इसमें भी। सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है और प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध है, अन्य देशांतर की मापनी शुद्ध नहीं होगी। अब इनमें आप जैसे ज्यावक्र में मिला रहे थे आप, वैसे ही इसमें आपको मिलाना है। वैसे ही ज्यावक्र बनाने हैं इनमें। ऐसे ही बन रहे थे बोन में, तो बोन सेम उसी का संशोधित रूप है। बोन एक गोलार्ध के लिए था, ये दोनों गोलार्धों के लिए।
ये आपके ज्यावक्र प्रक्षेप। यहाँ पे आप 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये 30, 60 और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे आप 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपका सिनुसाइडल प्रक्षेप इस प्रकार बना है। अब सिनुसाइडल की विशेषता कि दूरवे इसमें दोनों ही बिंदु बने, दूरवे दोनों ही बिंदु, दोनों गोलार्ध को एक साथ दिखा सकते हैं। दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध भी दिखाया और दक्षिणी गोलार्ध भी दिखा। पूरी पृथ्वी का एक साथ मानचित्र बनाया जा सकता है। सभी अक्षांश और सभी देशांतर आ गए, सभी अक्षांश और भी देशांतर आ गए। ठीक है, फिर इसमें सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है। सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है, क्योंकि सभी अक्षांश में कहां से देशांतर गुजरेगी उसका चिन्ह लगाया अपन ने। इसका मतलब सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है। एक को ही मानक माना था, 2πr ही निकाली थी, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं है। इसमें देशांतर रेखा में प्रधान देशांतर मापनी शुद्ध है, क्योंकि उसमें कहां से कौन सी अक्षांश गुजरेगी उसका निर्धारण किया है। प्रधान देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटे। बाकी देशांतर रेखाएं क्या हो रही है, वक्राकार है, ज्यावक्रीय है, और उनका वक्रता है, ज्यावक्रीयपन बाहर की ओर जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता ही जाएगा। इस पर बना एक कोष, ग्लोब पर बने एक कोष के बराबर होता है, इसलिए ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। अब देखो, अपन बोन में पढ़ रहे थे कि एक देशांतर पर मापनी शुद्ध आ रही थी प्रधान पे, बाकी देशांतर की मापनी और अक्षांश की मापनी शुद्ध थी। तो इसका मतलब इसमें देशांतर रेखा है उसके आसपास जिसका उत्तर दक्षिण फैलाव ज्यादा है, उत्तर दक्षिण फैलाव और पूर्व पश्चिम फैलाव कम है, उनका मानचित्र बना लेंगे। लेकिन बोन में क्या था, एक ही गोलार्ध का बन रहा था, इसमें दोनों गोलार्ध का बना सकते हैं। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्ध में फैला हुआ है, इसका बना सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका भी दोनों गोलार्ध में फैला हुआ है, इसका मतलब उसका भी बना सकते हैं इससे। इसके अलावा केप कायरा रेल मार्ग भी दोनों गोलार्ध में, वो भी बना सकते हैं। तो ये इसमें आएगा। हाँ, अब वापस बात करते हैं अपन एक चीज। आकृति विकृत हो जाती है, तो आकृति तो विकृत हो रही है भी। देखो, देशांतर की मापनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देशांतर की मापनी अनुपात में कहां रहेगी भी, बराबर शुद्ध कहां रहेगी, इसके आस है प्रधान देशांतर से जैसे जैसे जाएंगे वो इधर की जो देशांतर रेखा की मापनी बढ़ती जा रही है भी। देशांतर की मापनी यही शुद्ध है। इसके बाद में देखो कितनी बड़ी, यहां पास वाली थोड़ी बड़ी हुई, फिर और बढ़ रही है, तो क्या होगी, विकृति बढ़ेगी। किनारों की ओर विकृति है वो बढ़ेगी, किनारों की ओर विकृति मतलब आकृति है वो विकृत हो जाएगी, आकृति विकृत हो जाएगी। क्षेत्रफल तो शुद्ध रहेगा, लेकिन आकृति में क्या हो जाएगा, विकृति आ जाएगी। एक एक चीज पे बात करते हैं वापस। पहले तो ध्रुव दोनों बिंदु है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं बीच बराबर दूरी पर है। विषुवत रेखा इसमें 2πr है, और इसमें प्रधान देशांतर रेखा कितनी है, πr है। तो किस प्रक्षेप में प्रधान देशांतर रेखा πr होती है और विषुवत रेखा 2πr होती है, सिनुसाइडल में। और मानो कि उसमें सारी देशांतर πr होती है।
किस प्रक्षेप में? सभी अक्षांश 2 पाई आर होती है, सभी देशांतर पाई आर होती है। समदूरस्थ बेलनाकार में भी इस प्रक्षेप उस प्रक्षेप में तो सभी अक्षांश 2 पाई आर और देशांतर पाई आर होती, लेकिन इसमें बीच वाली देशांतर पाई आर और विषुवत रेखा 2 पाई आर होती है। तो किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा 2 पाई आर होती है, देशांतर रेखा पाई आर होती है। इसका मतलब पाई आर इसका मापनी शुद्ध है, विषुवत रेखा की भी मापनी शुद्ध है, तो प्रधान देशांतर है उसकी भी मापनी शुद्ध है। दोनों समान विभाजन हो रहे हैं, दोनों को समान दूरी से ही, यही दूरी अपन ने विषुवत रेखा को विभाजन करने में लिया और यही देशांतर रेखा को विभाजन करने में लिया। इसका मतलब देशांतर की जो प्रधान देशांतर है उसकी भी मापनी शुद्ध है और विषुवत रेखा की में मापनी शुद्ध है। फिर सभी अक्षांश पे ये विभाजन किया है, कहां से कौन सी गुजरेगी, तो सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है। सभी अक्षांश की, अक्षांश में तो सभी की मापनी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अक्षांश पे की, इस अक्षांश पे ये देशांतर यहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, चिन्ह लगाए, इस पे भी चिन्ह लगाए हैं, तो सभी भी चिन्ह लगाए, इसका मतलब सभी की मापनी शुद्ध है। देशांतर रेखा पर, जैसे देशांतर रेखा ये थी, ये भी शुद्ध कि यहां पर इस एक पर ही चिन्ह लगाए हैं कि यहां से गुजरना है, बाकी पे चिन्ह नहीं लगाए हैं, इसका मतलब प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध है, मापनी शुद्ध है। तो दूर इसमें एक बिंदु है, दूर एक बिंदु है, दूर एक बिंदु है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है, सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जिस दूरी पर अक्षांश पर विषुवत रेखा का विभाजन है उसी दूरी से प्रधान देशांतर का भी विभाजन है। इसमें विषुवत रेखा को मानक अक्षांश रेखा मान के बनाया गया, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश के समान ही होती है, समान ही होती है। देशांतर रेखाओं में प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध होती है, बाकी देशांतरों की मापनी अशुद्ध होती है। प्रधान देशांतर से जैसे जैसे किनारों की ओर जाएंगे देशांतर की मापनी बढ़ती जाएगी और आकृति प्रधान देशांतर के पास तो शुद्ध रहेगी और प्रधान देशांतर से जैसे जैसे जाएंगे आकृति विकृत होती जाएगी, आकृति में अशुद्धता बढ़ती ही जाएगी, अशुद्धता है वो बढ़ती जाएगी। अब इस मानचित्र का उपयोग क्या है? विषुवत रेखा, ये जो प्रधान देशांतर रेखा है उसके आसपास के मानचित्र बनाने में, जो दोनों गोलार्धों में फैले। इसका मतलब इसमें दोनों गोलार्ध का एक साथ मानचित्र बनाया जा सकता है, दोनों गोलार्ध का एक साथ मानचित्र बनाया जा सकता है। जो उत्तर दक्षिण में, जिसका उत्तर दक्षिण में फैलाव अधिक है, पूर्व पश्चिम में फैलाव कम है, उन भागों का मानचित्र सिनुसाइडल से बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, वापस एक बार और देख लो, क्योंकि इनमें भी दो क्वेश्चन, ये मोलविड और सिनुसाइडल में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। मर्केटर के बाद में इन दो के ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा। मोलविड सिनुसाइडल प्रक्षेप सेंस निकोलस और फ्लेमिस्टीन के नाम पे इसके सेंसन फ्लेमिस्टीन प्रक्षेप कहा जाता है। फिर इसमें ज्यावक्रों या सिनुकरों का प्रयोग होने के कारण इसे ज्यावक्रीय या सिनुसाइडल कहा जाता है। बोन का ये संशोधित रूप है, बोन का ये संशोधित रूप है। फिर इसमें प्रधान अक्षांश रेखा किसे मानी है या मानक अक्षांश रेखा किसे मानी है? विषुवत रेखा को, उसको मानक माना है, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं मानक के समान है। जिस दूरी से अक्षांश विषुवत रेखा का विभाजन किया है उसी दूरी से प्रधान देशांतर का भी विभाजन किया है। इसका मतलब विषुवत रेखा की मापनी शुद्ध है, प्रधान देशांतर की भी मापनी शुद्ध है। और जो अक्षांश खींची है उनको भी विभाजन किया है, इसका मतलब सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है, लेकिन देशांतर में एक की मापनी शुद्ध है, प्रधान देशांतर। अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, बीच की दूरी समान है। अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, बीच की दूरी क्या है? समान है। फिर दूर दोनों बिंदु है, दूर दोनों बिंदु है। इस प्रक्षेप में
बने एक कोष का क्षेत्रफल ग्लोब में बने एक कोष के क्षेत्रफल के बराबर ही आता है, इसलिए ये सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है। ये सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है। ठीक है, ये चीजें हैं इनमें। बढ़े आगे। ठीक, अब अपने अगला लास्ट प्रक्षेप है मोलविड प्रक्षेप। मोलविड प्रक्षेप रूढ़ प्रक्षेप में आता है। परंपरागत प्रक्षेप ये गणितीय विधियों से बनाया गया और ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप बनेगा। आरएफ इसमें जो भी दिया हो, आर का मान ज्ञात करना। आप आर का मान पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, अर्धव्यास बटावा आरएफ का हर, आरएफ का हर। तो आर बराबर 635 बटावा 350, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। अब इसमें जो बढ़ाते हैं अपन तीन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो इसमें वर्त की त्रिज्या बनाते हैं वो कौन सी होती है? अंडरूड 2r, अंडरूड 2r। इसमें वर्त की त्रिज्या कितनी रखी जाती है? अंडरूड 2r, अंडरूड 2r रखी जाती है। 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम को मिलाकर एक वर्त बनाते हैं। 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम को मिलाकर एक वर्त बनाते हैं। उस वर्त की त्रिज्या कितनी रखते हैं? अंडरूड 2r रखते हैं, अंडरूड 2r रखते हैं। तो अभी देखो कि अंडरूड 2r है तो किस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर एक वर्त बनाएगी? मोलविड प्रक्षेप। 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाती है। पहली चीज तो ये। दूसरी वर्त है, उस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? अंडरूड 2r, r नहीं होगी। वैसे बाकी प्रक्षेप में r होती है, इसमें r नहीं होगी। फिर इसमें प्रक्षेप में तीसरी चीज है कि विषुवत रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई 4 अंडरूड 2r होती है। इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई 4 अंडरूड 2r होती है। किस प्रक्षेप में? मोलविड प्रक्षेप। ये अलग विशेषता। ये तीन चीजें ध्यान रखनी कि इस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम देशांतर मिलकर पूर्ण वर्त बनाएगी। उस पूर्ण वर्त का की त्रिज्या कितनी होगी? अंडरूड 2r, अंडरूड 2r। और इसमें विषुवत रेखा पढ़ाएंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी? 4 अंडरूड 2r, 4 अंडरूड 2r होगी। ये इसमें अंडरूड 2r क्यों लिया? इसमें अंडरूड 2r इसने क्यों लिया? देखो इसमें यह है कि एक ग्लोब होता है, उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? पूरे एक गोला होता है कोई भी, उस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और आधे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका आधा मतलब 2 का भाग दे दो इसमें, आधे गोले का या एक गोलार्ध का
भी आप ये कह सकते हो कि पूरे गोलार्ध का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, ये होता है। तो आधे गोले का क्षेत्रफल कितने हो? 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। कितना होता है? लेकिन जो मोलविट ने एक वर्त बनाएगा, ये 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम को मिलकर वो किसके बराबर होगा? आधे गोलार्ध को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब उसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर नहीं, वो तो एक वर्त तो बन रहा है, 90 डिग्री पूर्व मिला के 90 डिग्री पश्चिम मिल के एक वर्त बन रहा है, लेकिन उस वर्त की त्रिज्या r नहीं रख रहा है, वो थोड़ी बढ़ा रहा है, √2r रख रहा है, √2r रख रहा है। इसलिए उसका क्षेत्रफल वर्त की बजाय ज्यादा बता देगा। भी r से आप बनाओगे तब तो भी πr आपके पास में मानो πr है, πr r मानो 22/7 इंटू जैसे आपके पास में 1.8 आ गया, वो फिर इंटू 1.8 कर दिया, तो ये तो क्या हो गया? एक वर्त का क्षेत्रफल हो गया, वर्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन उसका जो वर्त है 90 डिग्री पूर्व मिलके 90 डिग्री पश्चिम मिलके, वो इतना नहीं, वो इतना क्षेत्र बताएगा। वो कैसे बताएगा, उस पर बात करते हैं। कि उसने क्या किया कि इसकी त्रिज्या बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई? √2 के बराबर बढ़ा दी। त्रिज्या कितनी बढ़ा दी? √2 के बराबर बढ़ा दी। अब वो क्यों बढ़ाई देखना कि इस प्रक्षेप में ये ठीक है, पाई से पाई गया, भी इसको बराबर करना है। अब इन दोनों को बराबर लेगा, इन दोनों को बराबर लेगा। आर मतलब यहां पे अपन 1.8 और 1.8 है, 1.8 इंटू 1.8, और यहां पर भी 1.8 इंटू 1.8 है, और यहां एक्स्ट्रा क्या है? 2। अब इसका वर्ग, इसका भी अपन वर्गमूल लेते हैं, इसका भी वर्गमूल लेते हैं, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा ना, 1.8 हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या होगा? 1.8 इंटू √2 वर्गमूल लेंगे तो ये होगा ना। वापस देखना मैं, अब जो संख्या बची है उसका r, ये वर्गमूल ले लिया, ये r कर दिया, या मानो थोड़ा सा इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, इधर वाले को इधर लिख देता हूं, r स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा ना, और इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? r का, तो r स्क्वायर का तो r आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल लेंगे तो क्या? √2 आ जाएगा। इसलिए वो √2 कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? वो √2 कर रहा है। वापस देखो इसी चीज को, हाँ हाँ हाँ, आधा गोले का क्षेत्रफल ये बता देगी, आधे गोले का क्षेत्रफल बता देगी। मानो आप साइंस से रहे हो, थोड़ी बहुत ध्यान में है, बाकी हमारे आर्ट वालों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि 10th में पढ़ी थी, 10th के बाद में बराबर आ गए, 10th के बाद में ये बराबर हो गए हैं। तो इसमें क्या किया है? 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिला के एक वर्त बनाते हैं। उस वर्त की त्रिज्या कितनी रखेंगे? √2r। और उसकी विषुवत रेखा की लंबाई कितनी रखेंगे? 4√2r। 4 क्योंकि √2r से बढ़ाएंगे वो तो एक वर्त हो जाएगा, और फिर उसको 4 बार और बढ़ा देंगे तो वो 2 गोलों के बराबर, 2 गोला, जो आधा गोला है वो तो ये बता देगा, और आधा गोला आगे बता देगा। इसका मतलब पूरा
ग्लोब का क्षेत्रफल बता देगा, पूरे ग्लोब का क्षेत्र। अब ग्लोब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ग्लोब या गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। तो ये पूछा जाएगा किस प्रक्षेप का क्षेत्रफल 4πr² होता है? मोलविड का। किस प्रक्षेप का क्षेत्रफल 4πr² के बराबर बनता है? मोलविड। भी किस प्रक्षेप का पूरा क्षेत्रफल ग्लोब के बराबर होता है? मोलविड का होगा। कितना होगा? 4πr² होगा। तो अब यदि अपन निकालते हैं कि आधे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कितना आया? 2πr²। अब इसने क्या किया है कि जो ये वर्त बनाया 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम, उससे एक आधे गोले का क्षेत्रफल बता रहा है, आधे, और उसको वर्त बना रहा है। तो वर्त में तो जो वर्त का क्षेत्रफल होता है वो तो πr² होता है, और आधे गोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसका मतलब उस वर्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा देगा कि वो क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? आधे गोले के बराबर क्षेत्रफल प्रदर्शित कर देगा। तो अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि इसको अनुपात में कितना बढ़ाना है? तो पाई से तो पाई काट दिया उसने, तो r² बराबर 2r²। अब r की बराबर लेना है, इसका मतलब 2r का r² का वर्गमूल है r, तो इधर भी 2r² का वर्गमूल, तो r² का तो वर्गमूल r आ गया, और 2 है उसका वर्गमूल √2। किसी भी संख्या जैसे 5 है और आप इस 5 को वर्ग √ में लिख देते हो, इसका मतलब वर्गमूल है। जैसे मान लिया 16 है, 16 को ये √ में लिख दिया, इसका मतलब वर्गमूल है। अब 16 को बाहर लिखोगे तो 4 लिख सकते, तो ये √ में लिखने का मतलब उसका वर्गमूल है। तो ये समझ में आ गया ना कि इसका √2r क्यों ले रहा हूं, √2r क्यों ले रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि अपने पास में 1.8 सेंटीमीटर क्या था? r बराबर 1.8 सेंटीमीटर था। तो अब उसकी r जो त्रिज्या है वो कितनी रखेगा? वो √2r। इसका मतलब 1.8 इंटू √2 भी √2 या √2 का अपन मान 1.8 इंटू 1.41 √2 का वर्गमूल होता है। √2 का वर्गमूल होता है। अपन ज्ञात भी कर सकते हैं कि 2 में एक शेष बच गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 00 उतार दिया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लगाओ जिससे तो 4 रख के 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 96। 4 शेष कितने बचे? 4। तो ये 4, तो 2 0 उतारा, फिर 1 लगाओगे तो 1 से गुणा करोगे, 2 लगाते 2 से गुणा करोगे तो ऊपर चली जाएगी। आगे आप निकाल सकते हो इससे। तो ये आ जाएगा। तो ये इतनी त्रिज्या रखनी है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मान आ रहा है? 2.54। 2.54। अब 2.54 सेमी की, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, 1.8 इंटू 1.41 बराबर 2.54 सेमी। 2.54 सेमी की आपको रेखा खींचनी है। 2.54 सेमी की आपको रेखा खींचनी है और वर्त बना देना है। 2.54 सेमी की रेखा खींच के क्या करना है? वर्त बना देना है। ये 90 डिग्री पूरी देशांतर हो जाएगी और ये 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाएगी। ठीक है, दोनों मिलकर पूर्ण वर्त बना देंगे।
अब इसमें विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? विषुवत रेखा इसमें कितनी लंबी होती है? 4√2r, 4√2r के बराबर। किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई 4√2r के बराबर होती है? इसमें होती है मोलविड में होती है। ये पूछा जाता है एग्जाम, विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। अब देखो, मतलब √2r को 4 बार बढ़ाना है अपने को। कितने बार? इसका मतलब √2r तो ये है, √2r तो ये है, और इसको डबल कर दो कि ये व्यास हो गया ना, व्यास हो गया तो कितनी हो गई? ये मानो कि √2r ये हो गई, 2 बार तो आ गई ना। इधर √2r इधर बढ़ा दो, √2r इधर बढ़ा दो, कितनी हो गई? 4√2r हो गई ना। ये इतनी थी, इतनी, ये तो ये अंदर है ही है, और ये इधर बढ़ा दिया, ये इधर बढ़ा, कितनी हो गई? 4√2r हो गई, 4√2r हो गई। अब ये मेरे को बताओ कि इसमें जो बनी विषुवत रेखा है वो उसकी मापनी बढ़ी हुई है या घटी हुई है? मापनी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी हुई है या घटी हुई है? भी आपको बना के मैंने बता दिया कि वास्तव में विषुवत रेखा की लंबाई होती है 2πr। कितनी होती है? और इसमें कितनी है? 4√2r। तो बढ़ी हुई है या घटी हुई है? पहले बात, बढ़ी हुई है, तो इसमें घटी हुई है। अब मापनी विषुवत रेखा की घटी हुई है। अब देखना कैसे घटी हुई है, आप ही मेरे को निकाल के बताओ कैसे घटी हुई है। तो 2 × 22/7 × 1.8, 2πr निकालो, देखिए कितना आ रहा है? 11.31, 11.31। फिर 4, फिर क्या है? 4√2r अपने ने ये बनाई है, तो 4 × 1.41, यही है √2 का मान, इंटू 1.8 गुणा करो, देखिए कितना आ रहा? 10 पॉइंट। तो वास्तव में कितनी होनी चाहिए? शुद्ध आती तो ये आती, और अपन ने बनाई कितनी है? यही बनाई है। इसका मतलब मापनी घटी हुई है या बढ़ी हुई है? घटी हुई है, मापनी घटी हुई है। समझ में आया नहीं यार? उल्टा करोगे सारे। और निकालने के लिए भी पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर त्रिज्या दी रहेगी आपको और फिर आपको निकालना होगा। फिर निकालने का जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तब, तो फिर कल ही बोल रहे थे ना आप ही कि सर वो उसकी प्रीति नहीं निकली, यही मौलवी डोड़ा ही था। वो आप क्वेश्चन जो मौलवी डोड़ा है ना वही था, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो मौलवी डोड़ा ही दिया हुआ है। तो बाकी में 2πr होती है विषुवत रेखा की लंबाई, इसमें 4√2r के बराबर होती है, 4√2r के बराबर होती है। अब जो आपके पास में देखो इधर कि 10.16 सेंटीमीटर की जो विषुवत रेखा आई है उसको बराबर भागों में विभाजित कर देना, बराबर भागों में विभाजित कर देना है। BI इसको आप 30-30 के अंतराल में 12 भाग करना है। तो ये भी कर सकते हैं अपन, जैसे ये हो गया आधी इधर आधी इधर, तो मानो कि कोई भी रेखा होगी ये 0 डिग्री है तो 30, 60 और 90 बन जाएगी, 30, 60 और 90। फिर इधर वाले कोई 3-3 विभाजन हो जाएगा। अब देखो यहां से मैंने बढ़ाने से आगे विभाजन करने से पहले इसमें जो प्रधान देशांतर रेखा बनी है वो विषुवत रेखा की आधी बनी। विवर्त में यहां से यहां थी उसकी डबल है ना, तो इसमें तो यहां वर्त में ही है
वृत्त में तो कोई सा भी व्यास हो बराबर ही होता है, वृत्त में तो कोई सा भी व्यास हो बराबर होता है। इसका मतलब इसमें जो विषुवत रेखा बनी है उसकी आधी लंबाई की देशांतर रेखा होती है, प्रधान देशांतर। तो इसके मतलब प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध है या अशुद्ध है? प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध है या अशुद्ध है? अरे विषुवत रेखा खुद ही अशुद्ध है और उसकी आधी बनाई है तो अशुद्धि होनी है। विषुवत रेखा जिस प्रक्षेप में शुद्ध आएगी और उस प्रक्षेप में यदि आप आधी देशांतर रेखा बना रहे हो तो वो शुद्ध होगी। इसमें तो खुद विषुवत रेखा ही अशुद्ध है और वो घटी हुई है, तो इसमें भी ये भी क्या होगी? घटी होगी, मापनी कम होगी। भी दोनों घटी हुई है, निकल रही है, देख लो, भी कहने से नहीं। ये आपके सामने ये निकाला कि इसका 11.31 आ रहा है, अब इसकी आधी होती ना तो शुद्ध होती। भी अपन कहते हैं कि ये है, मतलब पाई आर शुद्ध होती है, पाई आर बनती तो शुद्ध होती। इसमें तो 4√2r, इसका मतलब है इस प्रक्षेप में कितनी होती है? ये होती है। तो किस प्रक्षेप में प्रधान देशांतर की लंबाई ये होती है? ये भी पूछा जाए तो, ये भी पूछा जाए तो ये होती है। प्रधान देशांतर समझ में आएगा ना? 20 ये 1√2r है, ये दोनों 1√2r 1√2r मिलकर 2√2r हो गई ना, 2√2r हो गई। तो इसका मतलब प्रधान देशांतर की मापनी इसमें इतनी होती। तो पहले यहां तक अपन पढ़ रहे थे, वहां तक अपन बात करते हैं कि मोलविड प्रक्षेप है, उसमें 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर क्या करते हैं? पूर्णवर्त बनाते हैं। पूर्णवर्त किस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर पूर्णवर्त बनाते हैं? मोलविड प्रक्षेप, और कोई प्रक्षेप नहीं है। दूसरी बात, इस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर पूर्णवर्त बनाते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी रखते हैं? √2r रखते हैं। उसने में √2r क्यों रखते हैं? √2r क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम के मध्य जो क्षेत्र आ रहा है वो आधे गोले के बराबर प्रदर्शित करते। तो इसमें 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम के बीच का क्षेत्र कितना होता है? 2πr², ये होता है। नहीं है समझ? वापस पहला तो ये तो आ गया, 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर बनाते हैं, और इसमें जो त्रिज्या होती है √2r होती है। √2r क्यों रखा? √2r इसलिए रखा क्योंकि इसके दो त्रिज्या बना रहे हैं वो आधे गोले के बराबर क्षेत्रफल। पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो आधे गोले का कितना होता है? इसमें 2 बार भाग देते हैं तो 2πr² होता है। आधे गोले का क्षेत्रफल, आधे ग्लोब का क्षेत्रफल, आधे ग्लोब का क्षेत्रफल, आधे ग्लोब का क्षेत्रफल ये होता है। इस आधे ग्लोब का क्षेत्रफल कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? 90 डिग्री और 90 डिग्री पूर्व के बीच का क्षेत्रफल। ये भी पूछा जाए, आधे ग्लोब को ये प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए तो अपन कह रहे थे कि इसकी बराबर πr² को करने के कारण, मानो कि पाई से पाई का मान काट दिया, r इधर r मूल्य लेना है अपने को, तो इसको कितने के बराबर करना है? r तो है ही है, वर्गमूल निकाल, √2r करना है, इसलिए ये ले रहे हैं। तो इसमें किस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर एक
पूर्ण वर्त बनाती है, और वो पूर्ण वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं करना वहां पे भी, ये करना है वहां पे। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मोलविड प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाई है, वो पूर्ण वर्त, उस पूर्ण वर्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उस पूर्ण वर्त के क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तीसरा ऑप्शन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और चौथा ऑप्शन मानो कि 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 1 नंबर नहीं 2 नंबर आंसर ये होता। ठीक है भी, उसमें 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम के बीच में आधे ग्लोब के बराबर क्षेत्रफल आ रहा है, इसलिए तो उसने √2 आ रखा। विषुवत रेखा की लंबाई उसमें वास्तविक लंबाई से कम है, और लंबाई कितनी है, 4√2r, 4√2r के बराबर होती है, 4√2r के बराबर उसमें होती है, 4√2r के बराबर होती है। तो यदि मोलविड प्रक्षेप आपको त्रिज्या दे और मोलविड प्रक्षेप की आपसे विषुवत रेखा की लंबाई पूछा जाए तो ये, तो वास्तविक लंबाई से ये कम होती है, कम होती है, और उसकी आधी लंबाई की ये प्रधान देशांतर है। इसका मतलब विषुवत रेखा की मापनी छोटी है, तो इसकी तो मापनी छोटी है। ठीक है ना, आगे समझो। अब आपके पास में यदि ये इसकी आ गई 10 पॉइंट, कितना आया था, 16 आ गया विषुवत रेखा की लंबाई। अब इसमें आपको 12 भाग करने हैं, तो 30/360 जो भी मान है उससे आपको क्या करना है, इसको 12 भागों में विभाजित करना है। तो मान 1 2 इस प्रकार आपको 12 भागों में विभाजित। अब इसमें एक और है, उस समय भी अपन पढ़ रहे थे कि मर्केटर पढ़ रहे थे, तो उस समय बात आई थी अपने पास में कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अपन किससे ज्ञात करेंगे, सारणी मान से ज्ञात। सारणी मान से 2 प्रक्षेपों में ज्ञात करते हैं, मर्केटर और मोलविड। मर्केटर और मोलविड दोनों ही उल्टे हैं। मर्केटर प्रक्षेप में तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ती है, और इसमें घटेगी, इसमें घटेगी। इसमें मान दिया होगा, सारणी मान दिया हुआ है, जिसे मानोगी अपन 30 डिग्री की बात करते हैं, 30 डिग्री का दिया हुआ है, 15 डिग्री का दिया हुआ है, हर डिग्री का दिया हुआ है। तो जो भी अपने सारणी मान दिया हुआ है उसको √2r से गुणा करना है। सारणी मान को √2r से गुणा करना है। तो सारणी मान कितना है, 30 डिग्री का कितना है, 0.530 डिग्री का। फिर इंटू किससे करना है, √2r, √2 का मतलब 1.8 इंटू 1.41 करते हैं तो 2.54 आ रहा है, इससे आप गुणा करना। क्या हुआ, 0.4140, तीस का मान। हाँ, तो थोड़ा सा मान लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, तभी मैं सोच रहा था कि इतना कैसे दिया है। भी हर डिग्री का मान दिया हुआ है, जैसे इधर देखो 15 डिग्री 30 डिग्री सबका मान दिया हुआ है सारणी में। तो सारणी मान अपने को 30 डिग्री का सारणी मान दिया हुआ 0.404। इसको गुणा किससे करना है, 2.54 से, मतलब √2r से गुणा। फिर 60 डिग्री का मान
0.762 को आप गुणा करोगे 2.54 से, तो इसमें कितना आ रहा है? 1.026 आ रहा है। इसमें आ रहा है, ये आएगा। और ये मान जैसे आए, उसकी दूरी कहां से मापनी है? विषुवत रेखा से। जैसे मान लिया कि 30 की है 1.026, तो 60 की उससे डबल होनी चाहिए ना, डबल होनी चाहिए, लेकिन डबल से कम है ना, डबल से कम है ना। इसका मतलब अक्षांशों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अक्षांशों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अक्षांशों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो मान लिया कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, इधर भी ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। इनका जैसे ये 1.01, ये कहां से दूरी मापनी है? विषुवत रेखा से। फिर 1.935 ये यहां से मापनी, ये यहां से मापने। थोड़ी सी मैं वापस बना देता हूं क्योंकि नजदीक बना दी अपन। यहां इसमें ये इससे विभाजन करेंगे तो ये एक, और फिर ये दूरी लेंगे, ये भी यहां से ही लेंगे, तो ये दूरी, तो इसका मतलब इसमें दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है। तो विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी। ठीक है, फिर इधर जितनी है उसको इधर बढ़ा दो, इधर जितनी है उसको इधर बढ़ा दो, यहां है उसको इधर बढ़ा दो, बराबर उसी हिसाब से बढ़ाते जाओ। और वैसे ही अब इनमें बाकी में विभाजन नहीं करना है, बाकी अक्षांश रेखाओं का विभाजन नहीं है। हाँ? ये बना के सीखने में याद हो गए। प्रैक्टिस तो मतलब पहले बता रहे हैं, जब हम पढ़ के जाते थे फिर सर बताते थे, फिर खुद आके पढ़ते थे, फिर इनमें क्या क्या विशेषता वो सोचते थे सबके बारे में, उसके बाद में हो गया। हाँ, फिर स्थायी हो गया। मतलब ये है कि लाइन अपन कई बार 6 महीने बाद में पढ़ते हैं तो वो दिमाग में नहीं आती, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है तो पकड़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको पकड़ लेंगे, समझा हुआ है। हो सकता है कि मैं बोलने में सारी विशेषता एक साथ नहीं बोल पाऊं, याद नहीं रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव या लिखी हुई आएगी बात की ये किसकी है तो वहां से पकड़ लेंगे ये उसकी, क्योंकि उनके चित्र ध्यान में कैसे बने हुए हैं, कौन से चित्र कौन से कैसे बने हैं वो ध्यान में।
ये अपने पास में मोलविड आ गया। इसकी जगह अपन 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पे 30, 60 और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 30, 60 और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इसकी विशेषता की बात कर, मोलविड प्रक्षेप है, उसमें भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? पहले तो उसमें मोलविड प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिमी मिलकर पूर्ण वर्त बनाती है। उस पूर्ण वर्त का जो त्रिज्या होती है वो √2r होती है, √2r होती है। और इसमें विषुवत रेखा की लंबाई होती है वो 4√2r होती है। ठीक है, फिर इन्होंने वर्त की त्रिज्या √2r क्यों ली? इसलिए ली कि उस वर्त से एक गोलार्ध का क्षेत्रफल प्रदर्शित कर सकते हैं। एक गोलार्ध का, पृथ्वी का एक गोलार्ध, मतलब चाहे पूर्वी कह दो, चाहे पश्चिमी कह दो, चाहे उत्तरी कह दो, चाहे दक्षिणी कह दो, भी आधा ग्लोब का भी √2r इसलिए ली कि आधा गोलार्ध, सॉरी एक गोलार्ध, आधा ग्लोब, पृथ्वी का एक गोलार्ध या आधा ग्लोब का क्षेत्रफल प्रदर्शित हो जाए। इसलिए पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल तो होता है 4πr²। आधे ग्लोब का या एक गोलार्ध का, पृथ्वी पर 2 गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी करें या पूर्व और पश्चिम करें तो 2 गोलार्ध है, तो एक गोलार्ध का क्षेत्रफल होता है 2πr²। पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल होता है 4πr²। आधे ग्लोब या एक गोलार्ध का, पृथ्वी के 2 गोलार्ध का क्षेत्रफल ये है, पृथ्वी के एक गोलार्ध या आधे ग्लोब का, वहां पे कौन सी लैंग्वेज है वो ध्यान रखना, 2 गोलार्ध या पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल 4πr²। आधे ग्लोब या एक गोलार्ध का क्षेत्रफल, एक गोलार्ध का क्षेत्रफल 2πr। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² और एक गोलार्ध का क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसलिए उन्होंने वर्त की त्रिज्या बढ़ा दी, और वर्त की त्रिज्या बढ़ाने के लिए उन्होंने ये विधि की, r² बराबर 2r²। तो r लेंगे वर्गमूल, तो √2r ये त्रिज्या लेंगे, और फिर इसी के आधार पे कि इसको 4 गुना बढ़ा दिया तो वो क्या होगी, विषुवत रेखा की लंबाई होगी। तो विषुवत रेखा की लंबाई 4√2r। तो मोलविड ने जो पूरा ग्लोब बनाया है, ये पूरा प्रक्षेप बनाया है, इसका क्षेत्रफल ग्लोब के क्षेत्रफल के बराबर, ग्लोब के क्षेत्रफल के बराबर है। या किस प्रक्षेप का क्षेत्रफल 4πr² के बराबर होता है, मोलविड। और किस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर जो वर्त बना है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है। समझ आ गया? इस प्रक्षेप में बने एक कोष का क्षेत्रफल ग्लोब में बने एक कोष के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसके पूरे जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ग्लोब के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसलिए समक्षेत्रफल प्रक्षेप। बाकी जो समक्षेत्रफल प्रक्षेप अपन ने पढ़े थे उनमें उनके एक कोष का क्षेत्रफल ग्लोब के एक कोष के बराबर आया था, लेकिन इसमें एक कोष का क्षेत्रफल ग्लोब के एक कोष के बराबर नहीं आया है, तो भी ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। ये अलग विशेषता है। अब समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, पूरे विश्व का समक्षेत्रफल आ रहा है, इसका मतलब समक्षेत्रफल जहां आ रहा है वहां पे क्या होगा,
वितरण मानचित्र दिखाने में, वितरण मानचित्र दिखाने में ये काम आएगा, वितरण मानचित्र बनाने में ये प्रक्षेप है वो काम आए। ठीक है। विश्वत रेखा की मापनी घटी हुई है, अशुद्ध है। विश्वत रेखा की मापनी घटी हुई है, अशुद्ध है। तो प्रधान देशांतर विश्वत रेखा की आधी है, तो उसकी मापनी भी घटी हुई है। अन्य देशांतर की मापनी जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे बढ़ी हुई होगी, बढ़ी हुई होगी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विश्वत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो कम हो रही है, बीच की दूरी कम हो रही है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कहां से मापते हैं? विश्वत रेखा, सारणी मान से और विश्वत रेखा से। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम हो रही है। 45 डिग्री अक्षांश तक इसकी मापनी, अक्षांश रेखाओं की मापनी घटी हुई होती है, और 45 से आगे जाते हैं तो मापनी बढ़ी हुई होती है। ऐसा किस प्रक्षेप में हो रहा है बात? गोल प्रक्षेप। वही बात यहां आ रही है, गोल प्रक्षेप वाली ही बात यहां आ रही है। ठीक है, एक बार दो बार और देखते हैं वापस। इस प्रक्षेप में 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाती है। उस पूर्ण वर्त की त्रिज्या √2r रखती है। इसलिए रखते हैं ताकि वो एक गोलार्ध का क्षेत्रफल प्रदर्शित कर सके। तो एक गोलार्ध का क्षेत्रफल 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम के बीच का क्षेत्र एक गोलार्ध का क्षेत्रफल। इसमें विश्वत रेखा की लंबाई 4√2r के बराबर होती है, जो वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। इसमें पूरे का क्षेत्रफल 4πr² के बराबर होता है, मतलब पूरे ग्लोब के बराबर होता है, या दो गोलार्ध के बराबर होता है, दो गोलार्ध के बराबर होता है। इसमें विश्वत रेखा की लंबाई वास्तविक लंबाई से कम होती है, और देशांतर, प्रधान देशांतर वो विश्वत रेखा की आधी होती है, तो वो भी क्या है? अशुद्ध, मापनी घटी हुई है। ठीक है। ये दो, प्रत्येक अक्षांश रेखा और प्रधान देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सारणी मान से ज्ञात करते हैं, और वो सारणी मान के से ज्ञात करते हैं, तो वो दूरी कहां से मापी जाती है? विश्वत रेखा से। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विश्वत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। फिर अक्षांश रेखाओं की अपन मापनी की बात करें तो अक्षांश रेखाओं की मापनी 45 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य तो क्या होती है? घटी हुई होती है, और 45 से दूरों की ओर जाते हैं तो बढ़ी हुई है। ये इस प्रक्षेप की विशेषता। देशांतर की तो ये तो मापनी घटी हुई है, फिर धीरे 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 बाहर की ओर जाएंगे तो मापनी बढ़ी होगी, मापनी बढ़ी हुई होगी। ठीक है ना, बाहर की ओर मापनी है वो बड़ी होगी। या ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री देशांतर तक तो मापनी छोटी है, 90 से बाहर मापनी बड़ी है, ये भी कह सकते हो। 90 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर से 90 डिग्री देशांतर पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम तक तो मापनी घटी हुई है, और बाहर मापनी बढ़ी हुई है, ये भी सही है। ठीक है, ये विशेषता आ गई। इसमें पूरे ग्लोब के बराबर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। विश्व के वितरण मानचित्र बनाने के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लेते हैं? मोलविड प्रक्षेप। अन्य जो समक्षेत्रफल प्रक्षेप है उनकी बजाय थोड़ा ये अलग है। इसमें बने एक कोष का क्षेत्रफल ग्लोब में बने एक कोष के बराबर नहीं होता, लेकिन बाहर पूरा बना हुआ क्षेत्र है वो ग्लोब के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसलिए ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप। कहां समझ में नहीं है ये बताओ? तो यहीं से क्वेश्चन खूब आते हैं इसमें। ये सारी चीज समझ में आ गई या वापस एक बार और बताएं? चलो एक बार और बता देते हैं फिर। फर्स्ट में ये पढ़ाते तो ये लगता है सारे टप है। फर्स्ट में यदि ये प्रक्षेप लेते तो लगता सारे टप है। तब तो नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ध्यान रखने वाले ध्यान बात ज्यादा है।
बाकी एक बार समझ में आ गया फिर टफ नहीं है। हाँ हाँ, अब देखो इस प्रक्षेप में मौलविड ने बनाया है, इसलिए मौलविड के नाम पर ही मौलविड प्रक्षेप है। दोनों गोलार्ध को एक साथ दिखा सकते हैं, दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में दिखा सकते हैं, यह भी विशेषता है। दोनों ध्रुव बिंदु, दोनों गोलार्ध एक साथ दिखा सकते हैं, दोनों ध्रुव बिंदु है, दोनों गोलार्ध एक साथ दिखा सकते हैं। 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाती है इस प्रक्षेप। ठीक है, जो 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर मिलकर पूर्ण बनाते हैं, उसकी त्रिज्या क्या रखी जाती है? √2r रखी जाती है। √2r इसलिए रखी जाती है ताकि उस वृत्त के द्वारा एक गोलार्ध का क्षेत्रफल प्रदर्शित हो जाए, एक गोलार्ध का क्षेत्रफल प्रदर्शित हो जाए। ठीक है, फिर विषुवत रेखा की लंबाई 4√2r होती है। इससे पूरे क्षेत्रफल 4πr² के बराबर होता है, और 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम में 2πr² के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा 4√2r होती है, जो वास्तविक लंबाई से छोटी होती है, और इसकी आधी 2√2r के बराबर क्या होती है? प्रधान देशांतर होती है, जो वास्तविक लंबाई से वो भी छोटी होती। ठीक है, फिर अक्षांश कहां से गुजरेगी उसका निर्धारण किससे किया जाता है? सारणी मान से। वो सारणी मान से जो मान निकालते हैं, वो उसका मान कहां से मापते हैं? विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा से मापते हैं तो इनकी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो बीच की दूरी कम आती है, बीच की दूरी है वो कम आती है। तो इनमें अक्षांश है, उनकी मापनी 0 से लेकर लगभग 45 डिग्री तक मापनी घटी हुई होती है, 45 से 90 तक मापनी बढ़ी हुई होती है। देशांतर में भी 90 तक मापनी घटी हुई है और 90 से आगे मापनी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, विश्व के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, मौलविड प्रक्षेप। दोनों गोलार्ध को एक साथ दिखा सकते हैं। सिनुसाइडल की तुलना में जो किनारे हैं उनकी ओर आकृति ज्यादा विकृत नहीं होती है, विकृत तो होती है लेकिन ज्यादा विकृत नहीं होती है, इसलिए सिनुसाइडल की बजाय ये ज्यादा उपयोगी है, सिनुसाइडल की बजाय ये ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, बाकी अपन बाद में करेंगे। प्रक्षेप अपने लगभग जो महत्वपूर्ण प्रक्षेप है वो पूरे हो गए हैं।